हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है फिजिक्स में जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं गति का नियम चैप्टर 5 नंबर है, चैप्टर नंबर 5 है। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हमने संवेग पर चर्चाएं की थी। आज हम बल और संवेग में संबंध के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में हम लोग जो है नॉलेज लेंगे। तो आइए सबसे पहले बल और संवेग में संबंध बताने से पहले हम इनकी डिफिनीशन को एक बार फिर से, जो डिफिनीशन में हमने फार्मूले आप लोगों बताए हुए थे उसको हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं और एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे संवेग जो होता है उसको हम वस्तु के द्रव्यमान और गतिमान वस्तु के वेग का जो गुणनफल होता है वो संवेग कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे बल की बात करें तो बल जो है वस्तु के द्रव्यमान, फोर्स जो वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के रेखीय त्वरण का जो गुणनफल होता है वो बल कहलाता है आपका, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए यहां पर हम अगर संवेग परिवर्तन निकालें, संवेग परिवर्तन कब होगा? संवेग परिवर्तन, अगर संवेग परिवर्तन को हम निकालें तो यहां पर अगर वस्तु का द्रव्यमान कांस्टेंट है तो उसके वेग में जो परिवर्तन होता है वो संवेग परिवर्तन कहलाता है। तो इसका मतलब द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन इंटू v सफिक्स f माइनस v सफिक्स i, इस तरीके से वेग में परिवर्तन। अगर वस्तु का अंतिम वेग v सफिक्स f है, प्रारंभिक वेग v सफिक्स i है, तो उसका वेग परिवर्तन हो जाएगा vf माइनस vi। तो अब यहां पर अगर हम इसको अवकलन के टर्म में लिखें तो dp इज इक्वल टू m इंटू dv, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब हम अगर यहां पर t के, अगर हम डेल t से एक सूक्ष्म समय अंतराल के अंदर अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम दोनों साइड अगर हम dt से dv अपॉन dt से डिवाइड करें तो इस टाइप से यहां पे आपको कुछ फॉर्म प्राप्त होगा। वेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर इज इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान गुणे वेग परिवर्तन की दर, यहां से ये प्राप्त होगा। तो वेग परिवर्तन की दर बराबर, वेग परिवर्तन की दर बराबर द्रव्यमान गुणे वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो त्वरण कहलाती है। यहां पर इक्वेशन फर्स्ट इसको लिख लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड लिख लेंगे। अब यहां पे फर्स्ट और सेकंड के RHS मतलब राइट हैंड साइड देखिए दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, dp अपॉन dt। इसका मतलब किसी वस्तु पर अगर हम आरोपित बल या बल की वैल्यू को अगर हम ज्ञात करें या उसके परिमाण को ज्ञात करें, अगर हम इसको, अगर संवेग परिवर्तन की दर हम फाइंड आउट कर लें तो बताएंगे कि ये जो संवेग परिवर्तन की दर होगी वो उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होगी। इसका मतलब संवेग का जो डायरेक्शन होगा वो बल के डायरेक्शन के अनुदिश होगा, मतलब इसकी बल की जो दिशा होगी वही संवेग की दिशा होगी। यहां से क्लियर, जो संवेग बल की दिशा होगी उसी डायरेक्शन में वस्तु क्या होगा, संवेग प्राप्त होगा, उस वस्तु को
संवेग प्रदान करेगा। तो इसका मतलब यह है कि हम इस कंडीशन में यह भी बोल सकते हैं बल जो है फोर्स इज इक्वल टू संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जो बल होता है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा। अगर वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को आप फाइंड आउट कर लिए तो उस वस्तु पर आरोपित बल के परिमाण को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बल और संवेग परिवर्तन की दर में या संवेग में रिलेशन फाइंड आउट कर लिए हम लोग। तो अब आइए हम लोग जो है इंपल्स के बारे में पढ़ते हैं। इंपल्स जिसको आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेग। अब ये भी यहां पर हम लोग जो है आवेग का भी रिलेशन संवेग के साथ है। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग बल की यूनिट और संवेग की यूनिट के बारे में देख लेते हैं। तो बल का मात्रक आप लोग, चूंकि न्यूटन वैज्ञानिक के नाम से यहां पे न्यूटन बल का मात्रक होता है। अगर हम डिफिनीशन के अनुसार देखें F इक्वल टू m इंटू ए, जबकि आप यूनिट और मेजरमेंट में चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है बल मतलब बल को एक यूनिट में अगर हम मेजर करें मतलब न्यूटन में 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और उसका जो उसमें जो रेखीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस वस्तु पर लगने वाला बल 1 न्यूटन के बराबर होगा। तो इसका मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स सेकेंड स्क्वायर माइनस। तो इस तरीके से हम 1 न्यूटन की डिफिनीशन भी बता सकते हैं कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन 1 किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप मात्रक बता दिए। अब हम संवेग का मात्रक जानना चाहते हैं। संवेग का मात्रक देखिए, जो यूनिट होगा मोमेंटम का वो ये होगा P इक्वल टू m इंटू v होगा। तो यहां पर हम इस टाइप से 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर 1 kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है ना। तो यहां से आप जो है इस फॉर्म को संवेग की यूनिट आप प्राप्त कर सकते हैं। 1 किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। इस टाइप से ये इसका मात्रक हो गया संवेग का। अगर हम बल के रूप में देखें तो संवेग जो अब हम यहां पे इंपल्स की बात करेंगे। क्योंकि हम यहां पे इंपल्स की बात इसलिए करेंगे क्योंकि अभी आप जब इंपल्स और संवेग में एक रिलेशन आप प्राप्त करेंगे तो उसके अनुसार हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में जान सकते हैं। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में यहां पे चूंकि अभी हमने जो रिलेशन बताए संवेग परिवर्तन की जो दर होगी यहां पे, अब इस कंडीशन में दोनों में हमने रिलेशन, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंपल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले न्यूटन सेकेंड लॉ देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ जो है इस संवेग परिवर्तन पर आधारित है। संवेग परिवर्तन की दर
आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, ये होता है। अगर उस वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर है तो उस पर आरोपित बल जो है वो संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब अगर किसी वस्तु पर समय कम लगेगा तो उसमें बल ज्यादा लगेगा। इस कंडीशन को देखते हुए यहां पे F इज इक्वल टू K इंटू dp इज इक्वल टू mv अपॉन dt, F इज इक्वल टू K इंटू m इज द कांस्टेंट, चूंकि वस्तु का द्रव्यमान है, db अपॉन dt। इसको हम रेखीय त्वरण A से डिनोट करेंगे। वस्तु का त्वरण वेग की जो दिशा होगी, जहां वेग की मतलब जहां पे फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया जाएगा उसी डायरेक्शन में वेग परिवर्तन होगा वस्तु में। तो इसलिए हम यहां पे k इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट, अगर हम यदि k इज इक्वल टू 1 यूनिट लें न्यूटन के अनुसार, तो यहां पे F इज इक्वल टू 1 इंटू m इंटू a, ये प्राप्त होगा F इज इक्वल टू m इंटू a। मतलब जिस डायरेक्शन में वस्तु का वेग परिवर्तित होगा उसी डायरेक्शन में बल लगता है। तो इसका मतलब यह है कि त्वरण उसी डायरेक्शन में क्रिएट होगा, उसी डायरेक्शन में उत्पन्न होगा। तो अगर द्रव्यमान, इसका मतलब द्रव्यमान अदिश राशि है, त्वरण क्या है, सदिश राशि है। तो एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीपल होता है। इसको हम सदिश, बल क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। और यहां पे जो द्रव्यमान है वो अदिश राशि है, अदिश राशि है। और सेकंड जो A है वो भी हमारा यहां पे जो रेखीय त्वरण है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक अदिश राशि और एक सदिश राशि का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होती है जो बल कहलाती है। यहां से द्रव्यमान अगर अदिश राशि है और त्वरण सदिश राशि है तो इनका गुणनफल जो है एक सदिश राशि प्राप्त होगी। तो इस तरीके से यहां पे न्यूटन जो सेकंड लॉ है उसको आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पे अगर हम किसी पिंड पर संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये न्यूटन के सेकंड लॉ में है, उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। मतलब संवेग उसी दिशा में होगी जिस दिशा में बल कार्य करता है। मतलब जो संवेग परिवर्तन होगा वो किस दिशा में होगा, जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में संवेग परिवर्तन होगा। और संवेग परिवर्तन इसलिए होगा कि उसी दिशा में वस्तु का या कण का वेग परिवर्तित होगा। तो इसका मतलब यह है कि आप डिफिनीशन इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी पिंड का संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती तथा उस संवेग परिवर्तन की दिशा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल आरोपित होता है। तो इसलिए इसको आप इस कंडीशन से सेकंड लॉ को आप इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पे न्यूटन होगा, इसका मात्रा किलोग्राम होगा, द्रव्यमान का और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आप यूनिट को हमेशा जो है याद रखिए। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं इंपल्स की। इंपल्स क्या होता है, जिसको आवेग बोलते हैं आप, आवेग, आवेग, इंपल्स। इंपल्स को अक्सर आवेग को जो है आप जे से डिनोट करते हैं। तो जे इंपल्स जो होता है वस्तु पर आरोपित बल और समय अंतराल का जो गुणनफल होता है वो इंपल्स कहलाता है। किसी वस्तु का आवेग उस वस्तु पर आरोपित बल तथा समय अवधि का गुणनफल आवेग कहलाता है।
तो बल गुणे समय अवधि, समय अवधि मतलब जितने समय तक बल आरोपित किया जाएगा उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। अब ये जो आवेग है इसकी यूनिट हम ज्ञात कर लेते हैं मात्रक। मात्रक को हम यहां पर बल का यूनिट जो है अगर हम न्यूटन लेते हैं और समय का सेकंड लेते हैं तो यहां पे मिलेगा 1 न्यूटन इंटू सेकंड, ये इसका मात्रक हो गया। अगर हम 1 न्यूटन इंटू सेकंड की बात करें, बल का मात्रक जो है, बल का मात्रक आपने अभी देखा, बल का मात्रक क्या है? 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? यहां से देखिए 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होती है। तो यहां पर अगर हम 1 न्यूटन के प्लेस पे इतना रखें तो 1 केजी किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो यहां पर आपको प्राप्त होगा 1 केजी मीटर पर सेकेंड। 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 1 न्यूटन इंटू सेकेंड बराबर क्या होगा? 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ये भी यूनिट आप लोग देख लीजिए कि अगर 1 न्यूटन इंटू सेकेंड पूछे आपसे तो आप बोल सकते हैं यहां कि 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। तो अब हम यहां पर संवेग, चूंकि यहां पे देख रहे हैं संवेग का भी मात्रक क्या होता है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कहीं ना कहीं आवेग और संवेग में रिलेशन है। देखिए यूनिट अलग है, मतलब यूनिट सेम है, सॉरी, संवेग की भी यूनिट क्या है? 1 किलोग्राम एम भी होता है संवेग, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। आवेग की भी यूनिट क्या होगी? 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। इसका मतलब आवेग और संवेग कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो आइए हम लोग सब फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, आवेग और संवेग में क्या रिलेशन है। आवेग और संवेग में क्या रिलेशन है इसके बारे में देख लेते हैं। संवेग और आवेग में संबंध। संवेग और आवेग में संबंध। अभी हम फिर से यहां पे दोनों के फार्मूले को हम यहां पे लिखते हैं इसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। P इक्वल टू एम इंटू वी एंड J इक्वल टू एफ इंटू टी, समय अवधि T, आप डेल टी, क्योंकि समय अवधि है, सूक्ष्म समय अंतराल है, तो इसकी कंडीशन हम डेल टी से डिनोट कर सकते हैं इसको। तो एफ इंटू डेल टी, तो यहां पर dv अपॉन dp इक्वल टू एम इंटू dv, ऐसी कंडीशन पे हम यहां पे लिख सकते हैं। और यहां पर हम j इक्वल टू dp अपॉन dt इंटू dt, डेल टी दोनों सूक्ष्म है, तो इस तरीके से जो आवेग होगा वो संवेग परिवर्तन होगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर समय अवधि पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब जो आवेग होगा वो समय परिवर्तन, उसका संवेग परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब आवेग इक्वल टू संवेग परिवर्तन। अगर हम किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन अगर हम निकाल लें तो वो उस वस्तु का आवेग कहलाता है। इसका मतलब देखिए बल जो होता है, बल जो होगा वो संवेग परिवर्तन की दर होगा,
और आवेग जो होगा वो संवेग परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब अगर हमको बल फाइंड आउट करना है तो हमको संवेग का जो परिवर्तन है वो समय की अवधि या समय अंतराल के अंदर कितना संवेग परिवर्तित हुआ है उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आवेग हमको बताना है तो हमको केवल और केवल संवेग परिवर्तन निकालना पड़ेगा, जो इस फार्मूले से आप संवेग परिवर्तन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों का एप्लीकेशन हमने आपको बताया। अब हम यहां पर जो आवेग की जो यूनिट थी 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, वही संवेग परिवर्तन होता है, मतलब वही संवेग का परिवर्तन की यूनिट होगी, मतलब संवेग की यूनिट। तो इस तरीके से हम लोगों ने आवेग के बारे में देखा, संवेग के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं, यहां पर जो न्यूटन के जो थर्ड रूल हैं इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूटन थर्ड लॉ, तीसरा नियम, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें क्या है, जैसे सपोज दैट कोई टेबल है, इस पर कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है ना। अब यहां पर सपोज दैट इसको हम फर्स्ट सेक्शन मान लें, इसको हम सेकंड। तो इसका मतलब यह है कि इनके जो सरफेस कांटेक्ट हैं, जो ऊपर वस्तु रखी गई है और नीचे जो वस्तु रखी गई है, इनके बीच कहीं ना कहीं सरफेस कांटेक्ट होगा। इसका मतलब ये जो वस्तु रखी गई है इसका वेट, इसके वेट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक बल कार्य करेगा, इसके थ्रू एक बल कार्य करेगा, जिसको आप F12 का नाम दीजिए। मतलब वस्तु पिंड 1 से पिंड B पर, मतलब पिंड 1 से पिंड 2 पर एक बल कार्य करता है जिसका नाम है F12, ठीक है ना। और जस्ट इसके अपोजिट सेम परिमाण का एक बल जो वह पिंड 2 से 1 पर कार्य करेगा, जिसको आप F21 देते हैं। इनके परिमाण तो सेम रहेंगे, अगर सेम नहीं होंगे तो इनके सरफेस कांटेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप यहां पर F12 इज ग्रेटर देन F21, मतलब पिंड 1 के द्वारा पिंड B पर, मतलब पिंड 1 के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल दूसरे द्वारा 1 पर लगाए गए पिंड से अगर अधिक होगा तो ये इस पर जो फोर्स होगा तो इस वस्तु में इफेक्ट आएगा, इस वस्तु का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कम होगी। तो अगर ये स्टैटिक कंडीशन में आपको रखना है, या ये स्टैटिक कंडीशन में तभी होगा जब जितना फोर्स ये लगा रहा है पहला पिंड, उतना ही फोर्स दूसरा पिंड पहले पिंड पर लगाएगा। तो इसका मतलब दोनों का परिमाण तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग, ठीक है ना। इसका मतलब F पहले पिंड के द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल, दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगाया गया बल का परिमाण सेम है लेकिन दिशा विपरीत है। इस कारण F12 इक्वल टू माइनस F21। तो इसको हम सम कर सकते हैं F12 प्लस F21 इक्वल टू 0। अगर कोई भी वस्तु स्टैटिक कंडीशन पे है तो उस वस्तु पर या उसके सरफेस कांटेक्ट पर जितने भी फोर्स लगे उनका सम क्या होगा, उनका सम सदैव 0 होगा। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ बॉडी, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ बॉडी। इसको हम साम्य अवस्था में हम इस तरीके से कह सकते हैं, वस्तु जो है साम्य अवस्था में स्थिर है।
तो यहां पर क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कोई वस्तु साम्य अवस्था में स्थिर है कि नहीं है। अगर यहां पर कोई भी अगर परिणाम में अलग अलग होगा तो वस्तु साम्य अवस्था में नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए हम यहां पर जैसे, और दूसरी चीज ये है कि साम्य अवस्था को इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि साम्य अवस्था की कंडीशन होती क्या है, वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक क्रिया का सदैव समान एवं विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया बल लगता है, प्रक्रिया बल लगाई जाती है, तो उसी को हम न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं। इस तरीके से आप यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक कंडीशन जो न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोगों ने पढ़ा, अभी हम थोड़ा प्रीवियस पर बात करना चाहते हैं, प्रीवियस जो आपके लॉ हैं उस पर हम बात करना चाहते हैं। तो इसमें जो द्वितीय नियम है ये सदिश नियम भी इसको कहते हैं। जो न्यूटन सेकंड लॉ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। न्यूटन सेकंड लॉ में सेकंड लॉ को हम लोग जो है सदिश नियम भी कहते हैं। तो इसका मतलब कोई पिंड एक्स वाई जेड, उसका वेग और उस पर लगने वाला जो बल है वो दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन पे अगर वो लंबवत नहीं है, जैसे बल और वेग में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब है बल अलग दिशा में और उसकी जो एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है या जो संवेग परिवर्तन हो रहा है वो एक ही दिशा में ना होकर अलग अलग दिशा में हो। तो इस तरीके से F इक्वल टू dpx, x अक्ष पर संवेग परिवर्तन और इसको fx और y अक्ष पर संवेग परिवर्तन, इस तरीके से हम रिलेशन बताते हैं। क्योंकि आप लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें इन सब का यूज है, इसलिए इस पर हम थोड़ा चर्चाएं कर लिए, ठीक है ना। dpx x अक्ष पर संवेग परिवर्तन, y अक्ष पर संवेग परिवर्तन और z अक्ष पर संवेग परिवर्तन। इस तरीके से हमारे न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ पर हम लोगों ने बात किया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको संवेग संरक्षण का नियम के बारे में हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।